सोचिए, एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा हमला जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 40 जवानों की कहानी है। भारतीय अर्धसैनिक बल के 40 जवान जो उस दिन उस एक हमले में शहीद हो गए। अब जरा इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाइए। आवाज 10 किलोमीटर दूर तक गई, मतलब बस के परखच्चे उड़ गए और इंसानी शरीर के हिस्से 500 से 600 मीटर दूर तक बिखरे मिले। ये कोई आम हमला बिल्कुल नहीं था। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी साजिश को बुना कैसे गया, कैसे इसे अंजाम दिया गया, और सबसे जरूरी, इसका पर्दाफाश हुआ कैसे। चलिए आज इसी साजिश की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। देखिए, पुलवामा की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नहीं बल्कि करीब 2 दशक पीछे जाना होगा। एक प्लेन हाईजैक तक। जी हाँ, एक हाईजैक जिसने इस पूरे इलाके में आतंकवाद का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो हुआ ये कि 1999 में कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को रिहा कर दिया गया, और यही वो पल था जिसने सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद को जन्म दिया। और देखिए, रिहा होने के बाद वो कहीं छिपा नहीं, उसने एक बड़ी सार्वजनिक रैली की, और उसका संदेश, वो एक तरह से खुला ऐलाने जंग था। वादा था कि वो कश्मीर को भारत से छीन लेगा। तो संगठन तो बन गया। अब अगला सवाल ये है कि जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर अपना नेटवर्क, अपना जाल बिछाया कैसे? इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी थे OGWS, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब ये कौन थे? जरा सोचिए। हो सकता है गली के नुक्कड़ का दुकानदार हो, या फिर वो टैक्सी वाला जो रोज सवारी ढोता है। कोई भी। ये लोग एक आतंकी सेल की आंख और कान की तरह काम करते थे, जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिलकर घूमते थे। उन पर शक करना लगभग नामुमकिन था, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ठीक इसी दौरान सीन में एंट्री होती है बुरहान वानी की। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आतंकवाद को कह सकते हैं कि एक नया ग्लैमरस चेहरा दे दिया था। वो छिपता नहीं था, बल्कि खुलेआम ओपनली भारतीय सेना को चैलेंज करता था। और फिर 2016 में जब वो मारा गया, तो कश्मीर में जो अशांति फैली ना, मसूद अजहर ने उसी मौके को भुनाने का फैसला कर लिया। तो अब कहानी का फोकस एक ऐसे शख्स पर आता है जिसे इस भयानक आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए चुना गया था। सोचिए जरा, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का एक आत्मघाती हमलावर कैसे बन सकता है? आदिल अहमद डार की कहानी में ये रास्ता गुस्से और नफरत से बना था। वो बार बार पत्थरबाजी के लिए हिरासत में लिया गया। एक बार तो उसके पैर में गोली भी लगी, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। और बस तभी एक OGW रिक्रूटर ने इस मौके को भांप लिया। उसे जैश मोहम्मद में शामिल किया और फिर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सीधा पाकिस्तान भेज दिया। चलिए अब आते हैं हमले की तैयारियों पर। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, महीनों तक एक एक चीज, हर छोटी बड़ी कड़ी को बड़ी ही सावधानी से जोड़ा जा रहा था। इतना बड़ा कार बम बनाना, जानते हैं, एक तरह से एक जानलेवा रेसिपी को फॉलो करने जैसा था। जो मेन इंग्रेडिएंट था, यानी मिलिट्री ग्रेड RDX, वो तो पाकिस्तान से स्मगल होके आया। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिलेटिन स्टिक्स जैसी बाकी चीजें वो यहीं की खदानों से, मतलब अधिकारियों की नाक के ठीक नीचे से हासिल की गई। इस पूरी साजिश में हर शख्स का एक तय किरदार था, जिसे यकीन मानिए बड़ी ही खौफनाक सटीकता से निभाया गया। एक OGW ने कार खरीदी। जो मास्टरमाइंड था, उमर फारूक, उसने बम किसी खुफिया बंकर में नहीं बनाया, बल्कि अपने घर की छत पर बने एक स्टोर रूम में तैयार किया। और एक दूसरा साथी, वो अपनी फर्नीचर की दुकान से हाईवे पर नजर गड़ाए बैठा था, बस सही मौके के इंतजार में। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। पता है, धमाके से ठीक पहले के हफ्तों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े हमले की 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 11 अलग-अलग चेतावनियां जारी की थीं। 11। लेकिन न जाने क्यों ये सारी चेतावनियां उन 40 जिंदगियों को बचाने वाली किसी ठोस कार्रवाई में तब्दील नहीं हो सकी। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, इन्वेस्टिगेशन, और उन सुरागों की उस चेन पर जिसने इस पूरे केस को खोल कर रख दिया। तो जांच शुरू कैसे हुई? सबसे पहला सुराग मिला धमाके वाली जगह से, कार का एक क्रैंकशाफ्ट। मारुति की टीम ने जब इसे ट्रेस किया तो पता चला कि ये कार 7 बार बेची जा चुकी थी। और दूसरा क्लू,
वो मिला आदिल के प्रोपेगेंडा वीडियो से। वीडियो में उसकी आवाज उसके होठों की मूवमेंट से मैच नहीं कर रही थी। साफ था कि आवाज बाद में डाली गई थी, मतलब वॉइस ओवर किया गया था। और फिर केस को तोड़ने वाला सुराग एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मास्टरमाइंड उमर फारूक ने कुछ महीने पहले एक पुलिस अफसर को एक धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, हाय जानू, मैं तेरे घर आकर तुझे मार दूंगा। अब उस अफसर ने क्या किया? उसने मैसेज डिलीट करने की बजाय उस नंबर को हाय जानू नाम से सेव कर लिया और ट्रैकिंग पर लगा दिया। एक छोटा सा फैसला जिसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। और यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती थी। हमले के बाद शायद वो खुद को अजेय समझने लगा था। उमर ने वही हाय जानू वाला नंबर फिर से चालू कर दिया और बस तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। मुठभेड़ में वो मारा तो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपना टूटा हुआ फोन, और उसी फोन से जांचकर्ताओं ने 100 GB से ज्यादा डेटा रिकवर किया। ये साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट था। वो फोन का डेटा आतंक का एक डिजिटल रोडमैप निकला, जिसने एक-एक करके पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। उसमें क्या-क्या था? उमर फारूक का पाकिस्तानी आईडी कार्ड था, बम बनाते हुए उसकी खुद की तस्वीरें थीं, जो लॉजिस्टिक्स संभाल रहा था शाकिर बशीर, उसके घर पर खड़ी हमले वाली कार की फोटो थी, और उमर की तस्वीरें इंशा जान के साथ थीं, उसी कमरे में जिसके बैकग्राउंड में वही अलमारी दिख रही थी जो आदिल डार के वीडियो में थी। सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। लेकिन एक अहम कड़ी थी, शाकिर बशीर। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तब जांचकर्ताओं ने जोर जबरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने एक दिमागी खेल खेला। उन्होंने उसे उसके लीडर उमर और इंशा की वो अंतरंग तस्वीरें दिखाईं। बस ये धोखा देखकर शाकिर टूट गया। उसे लगा कि उसके साथ, उसके मकसद के साथ विश्वासघात हुआ है, और उसने एक-एक करके पूरी साजिश उगल दी। तो आखिर में पुलवामा हमले की कहानी सिर्फ आतंकवाद की कहानी नहीं है। ये इस बात की भी याद दिलाती है कि आज के इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में बड़ी से बड़ी, शातिर से शातिर साजिश भी एक छोटी सी मानवीय भूल से खुल सकती है। एक घमंड में भेजा गया टेक्स्ट मैसेज और वो डिजिटल निशान जो हम सब कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच अक्सर बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है ना?